स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेड का एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी भर्ती आने वाली है 40,000 पदों के लिए, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊँगा, जिससे कि क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो लाइट ईयर होती है, प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर बोला जाता है, ये किसकी इकाई है, यानी कि इससे हम क्या नापते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है दूरी, यानी कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं, जैसे कि अगर हमें किसी तारे की दूरी नापनी है या फिर किसी मिल्की वे गैलेक्सी की दूरी नापनी है या फिर किसी और गैलेक्सी की दूरी नापनी है, हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमें उससे किसी और गैलेक्सी की दूरी नापनी है, तो हम किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते क्योंकि ये दूरियां बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए हमें प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है, यानी हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो वो दूरी की इकाई है। फ्रेंड्स, अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विकृति एक राशि है, यानी कि जो विकृति है वो कैसी राशि है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है अवमीय राशि, यानी कि जो विकृति है वो अवमीय राशि है। फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यानी कि जो रॉकेट होते हैं, जो अभी काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, लगातार काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। हमारे जो अनुसंधान केंद्र है इसरो के द्वारा काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस मतलब बन जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है न्यूटन का द्वितीय सिद्धांत, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि न्यूटन के 3 सिद्धांत हैं, उनमें से जो दूसरा सिद्धांत है रॉकेट, उस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, या किसी और क्वांटिटी, कोई भी और क्वांटिटी करंट की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको सारी एसआई यूनिट्स याद होनी चाहिए। इसमें पूछा गया है कि बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल की एसआई यूनिट पूछना लगभग कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है न्यूटन, यानी कि जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। जो फोर्स हम नापते हैं वो न्यूटन्स में नापते हैं, मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो न्यूटन्स में नापी जाएगी। जैसे कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो न्यूटन में नापी जाती है फोर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारसेक एक इकाई है। फ्रेंड्स, अभी हमने प्रकाश वर्ष डिस्कस किया है, वो भी दूरी नापने की इकाई है, और पारसेक से भी हम दूरी ही नापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष से काफ़ी बड़ी दूरी नापते हैं और पारसेक से छोटी दूरी नापते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पारसेक एक इकाई है, तो पारसेक जो है वो दूरी की ही इकाई है। जैसा कि भी बताया मैंने कि पारसेक जो है वो दूरी नापने की ही इकाई है, प्रकाश वर्ष की तरह। प्रकाश वर्ष से हम काफ़ी बड़ी बड़ी दूरियां नापते हैं और पारसेक से छोटी छोटी दूरियां नापते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के किस सिद्धांत से? यानी कि जो फोर्स की डेफिनेशन है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये हमें किस न्यूटन के किस सिद्धांत से मिलता है, यानी न्यूटन के किस लॉ से मिलता है? तो ये हमें गति के पहले नियम, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें ये सिद्धांत मिलता है। बल की परिभाषा हमें गति के पहले नियम से मिलती है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? यानी कि न्यूटन के पहले नियम को और भी क्या कहा जा सकता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ न कहें तो हम इसे और भी क्या कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। फ्रेंड्स, इनर्शिया समझा देता हूँ थोड़ा सा। इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया का मतलब होता है कि जब तक कोई भी बॉडी है उस पर, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी अपनी तरफ से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो उसी पोजीशन में रहेगी। या तो वो रेस्ट में होगी या मूव कर रही होगी, तो वो वही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको नंबर चाहिए फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नंबर चाहिए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जैसा कि आप देखते ही हैं रोज कि बादल आसमान में तैरते रहते हैं, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये क्या क्या वजह है इसकी।
तो फ्रेंड्स इसकी वजह होती है निम्न घनत्व यानी मिनिमम डेंसिटी। जो बादलों की डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो हवा से भी कम होता है, यानी कि जो बादल होते हैं वो हवा से भी हल्के होते हैं, इस वजह से वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं। यानी कि कोई सड़क है जिस पर पानी भरा हुआ है, या फिर दलदली सड़क है, या फिर अगर बारिश हो गई है सड़क पर, तो हम उस सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं। आपने देखा होगा कि फिसलते रहते हैं लोग, काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो भी आते रहते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो ये इसका कारण होता है घर्षण की कमी, यानी कि फ्रिक्शन की कमी। फ्रेंड्स हम जिस भी सरफेस पर चल रहे हैं उस सरफेस पर हम चल पाते हैं क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन मौजूद है। आपने देखा होगा कि अगर मार्बल की सरफेस है, यानी कि पत्थर संगमरमर की सरफेस है, तो उस पर बहुत जल्दी फिसल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इसीलिए जब बारिश हो जाती है या दलदली सड़क होती है तो उस पर फ्रिक्शन कम हो जाता है पानी की वजह से, इस वजह से वहाँ पे फिसल जाते हैं लोग। तो घर्षण की कमी के कारण होता है ये। तो फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। यानी कि जो जल की डेंसिटी होती है वो सबसे अधिक किस टेम्परेचर पे होती है। फ्रेंड्स आपको लगेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, उनकी डेंसिटी टेम्परेचर घटाते हुए कम होती जाती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। यानी कि टेम्परेचर घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो पानी की जो न्यूनतम जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 पर नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत। फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देख के जाइएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश वोल्टीय सेल यानी कि सोलर वोल्टिक सेल जो होती है के प्रयोग से ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। यानी कि हम प्रकाश वोल्टिक यानी कि जो सोलर वोल्टिक सेल होती है उसका जो हम यूज़ करते हैं, उसके जो ऊर्जा निकलती है वो किसके फॉर्म में निकलती है। तो वो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में होता है। जो हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि रिमोट में हम सेल यूज़ करते हैं, या भी कोई भी रिमोट कंट्रोल खिलौना होता है उसमें सेल का यूज़ होता है, हर चीज़ में सेल का यूज़ होता है आजकल। तो जो सेल का काम होता है वो विद्युत ऊर्जा बनाना होता है। यानी कि उसमें जो प्रकाश वोल्टिक सेल होती है वो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करती है, यानी कि अपने उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वचालित वाहनों यानी कि जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं उनमें द्रव चालित ब्रेक्स का यूज़ हो रहा है, उसका इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। यानी कि वो जो उनमें हाइड्रोलिक्स ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक का मतलब होता है हाइड्रोलिक्स ब्रेक इंग्लिश में, इसका जो प्रयोग हो रहा है वो किस नियम पर हो रहा है, यानी कि फिजिक्स के किस नियम से ये काम करते हैं। तो इसका आंसर है पास्कल का नियम, यानी कि जो लॉ ऑफ पास्कल है, यानी पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, इनके नियम से स्वचालित वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है जेट। फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते रहते हैं, अभी काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मार्स पर सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, मून पर सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सैटेलाइट, वो कितनी दूरी पर यानी सरफेस से कितनी ऊंचाई पर रोटेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 3600 किलोमीटर। जो मोस्ट बेसिक होता है, यानी कि जितने भी ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स हैं वो 36,000 किलोमीटर पर ऑर्बिट करते रहते हैं, यानी कि सरफेस से 36,000 किलोमीटर पर सारे सैटेलाइट्स मिल जाएंगे। कुछ का अलग भी होता है लेकिन वो अलग है, लेकिन जो मोस्ट बेसिक होता है वो 36,000 किलोमीटर ही होता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। फ्रेंड्स जब आप शेविंग करने के बाद अपने ब्रश को धोने के लिए पानी में डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो वो जो फूला फूला होता है वो एक संग चिपक जाता है, यानी आपस में उसके जो बाल हैं वो चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण होता है। तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, यानी कि जो सरफेस टेंशन है, पानी की जो सरफेस टेंशन है वो उन्हें आपस में चिपका देती है, उन पे फोर्स अप्लाई होती है एक पानी के सरफेस टेंशन की वजह से, जिस वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि यानी टाइम पीरियड में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हम पेंडुलम को
मून पर ले जाएं और वहाँ पर चलाएं उसे, पेंडुलम को एक बार रोटेट ऑर्बिट मतलब एक ऑक्सीलेशन करवाएं उस पर, तो वहाँ पर क्या परिवर्तन होगा उसके टाइम पीरियड में, यानी कि टाइम बढ़ेगा या घटेगा या कोई चेंज नहीं आएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी जो टाइम अवधि है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अर्थ पर अगर पेंडुलम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 1 सेकंड ले रहा है तो मून पर वो 2 सेकंड लेगा, या फिर कुछ भी टाइम हो सकता है। वो फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √में L/g। तो जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ग्रेविटी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 है, यानी कि किसी का वजन यहाँ पर 66 किलो है तो मून पर वो 11 किलो हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है, यानी कि जब जो पानी होता है उसमें हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट को, जब उसमें डिटर्जेंट डालते हैं तो जो पानी का सरफेस टेंशन होता है उस पर क्या असर होगा डिटर्जेंट मिलाने का। तो फ्रेंड्स उसका जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो सरफेस टेंशन है उसका पानी का वो बढ़ जाएगा डिटर्जेंट मिलाने से। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर जाता है, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं जो लैंप हम जलाते हैं उसमें तेल नीचे स्टोर होता है, उसमें जो बत्ती होती है वो तेल से मतलब तेल में डूबी हुई होती है और तेल उससे ऊपर करके ऊपर की तरफ जलती है। तो आपने कभी सोचा कि ये क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है कैपिलरी रिएक्शन यानी केशिकीय घटना के कारण। फ्रेंड्स इसी घटना के कारण जो पानी है पेड़ों में, यानी कि जो पेड़ जमीन से पानी सोखते हैं, पेड़ों की जड़ें, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही पानी अवशोषित करती हैं और पत्तियों तक पहुंचाती हैं भोजन बनाने के लिए। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही पेड़ आज जिंदा रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य होता है? जो बॉल बेयरिंग लगाई जाती है पहिए में उसका क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स इसका बेसिक आंसर होता है कि पहिए में जो बॉल बेयरिंग का कार्य होता है वो फ्रिक्शन को कम करना होता है, यानी कि जो फ्रिक्शन लग रही है उसे घटाना, और ताकि पहिया जो है कम फोर्स लगाने पर ज़्यादा रोटेशन दे सके। लेकिन अगर हमें और स्पेसिफिक आंसर दें तो इसका हो जाएगा स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना होता है बॉल बेयरिंग का कार्य। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो उसे जो फ्रिक्शन रोके हुए है, यानी सरफेस उस पर जो फ्रिक्शन लगा रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि गाड़ी है या फिर कोई ट्रक है या गाड़ी कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम भी, आदमी भी, अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा सरफेस पर, उसके टायरों पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिज घर्षण होता है, उसे गतिज घर्षण कहते हैं। तो जो बॉल बेयरिंग का कार्य होता है वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में कन्वर्ट करना होता है। फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो गतिज घर्षण से ज़्यादा होता है, यानी कि रोकने के लिए हमें जितनी फोर्स लगानी होगी वो ज़्यादा होती है चलाने के लिए जितनी लगानी होगी उससे, फ्रिक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ते हैं। पानी की बूंदों का तलीय या तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? यानी जो पानी की बूंदें होती हैं वो तेल से दूर रहती हैं, यानी कि पानी और तेल को मिला दिया जाए तो दो अलग अलग सर्फेसेस बन जाएंगे, वो आपस में घुलेंगे नहीं। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है आंसजग बल का अभाव, यानी कि जो बॉयंसी फोर्स होती है पानी को डुबा, मतलब पानी में कोई भी चीज़ डूब रही है उसे डूबने से बचाने के लिए जो बॉयंट फोर्स होती है उसका अभाव इसका कारण होता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? यानी कि किसी पिंड का भार, किसी भी बॉडी का भार कहाँ पर सर्वाधिक होगा? यानी कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे अगर नापा जाए तो वैसे तो आपको लगता है कि हर जगह बराबर वजन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हर जगह बराबर वजन नहीं होता, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। तो आपका वजन अगर यहाँ पे कुछ है तो ध्रुवों पर बढ़ जाएगा वो वजन। आपका वजन अगर यहाँ पर 50 किलो है आपके घर पर, तो अगर आप पोल पर जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, तो वहाँ पे आपका वजन ज़्यादा आएगा अगर वहाँ पे तौलेंगे तो। इसका कारण होता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो पोल्स जो होते हैं वो मतलब जो अर्थ के सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से ग्रेविटी बढ़ जाती है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गाड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, जो गाड़ी में स्प्रिंग लगाया जाता है, यानी कि जो शॉकर होते हैं, अब देसी भाषा में समझें तो जो गाड़ी में स्प्रिंग होते हैं उनमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो फ्रेंड्स इनमें एनर्जी स्टोर होती है स्थित ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी इनमें स्टोर होती है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस पदार्थ का प्रत्यास्थ सबसे अधिक होता है? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पदार्थ का प्रत्यास्थ सबसे अधिक होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्टील, यानी जो स्टील का प्रत्यास्थ है वो सबसे अधिक होगा। फ्रेंड्स आपको लगेगा रबर का होता है, लेकिन रबर का नहीं होता है, स्टील का होता है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं, रबर स्टील, तो आपको स्टील टिक करके आना है।
फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है डायनमो परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स डायनमो एक डिवाइस होता है जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपको ये बताना है कि ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है डायनमो। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। इसका आंसर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं, यानी कि जो हाइड्रोलिक्स ब्रेक होते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी इससे रिलेटेड, हाइड्रोलिक्स ब्रेक से रिलेटेड, हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स जो होते हैं वो किस नियम पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता चली गया होगा कि पास्कल के नियम पर, यानी कि जो हाइड्रोलिक्स ब्रेक होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, यानी कि जो साबुन होता है फ्रेंड्स, अगर हम पानी से कपड़े साफ करने लग जाएं और एक तरफ साबुन मिलाकर पानी से कपड़े साफ करें तो दोनों में फ़र्क होगा। जो साबुन मिलाकर कपड़े साफ किया है वो जल्दी साफ हो जाएगा, उसमें कम पानी खर्च होगा। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है यह घोल के पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन को कम कर, माफ़ कीजिएगा, हाँ, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, यानी कि सरफेस टेंशन को कम कर देता है। यानी कि जो सोल्यूशन बन जाता है उन्हें मिलाकर, पानी और उसको मिलाकर, साबुन को मिलाकर या डिटर्जेंट को मिलाकर जो सोल्यूशन बन जाता है उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से साफ करने में आसानी रहती है कपड़ों को। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है क्रिकेट की गेंद को किस एंगल से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। फ्रेंड्स आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कई बार देखा होगा कि मतलब ऊंची फेंकें बॉल तो दूर तक नहीं जाती, थोड़ा नीचे फेंकते हैं तो बॉल दूर तक जाती है। तो इसमें बताना है कि किस एंगल से फेंकें तो सबसे अधिक दूरी तक जाएगी। अगर हम दो एंगल ले लें और दोनों एंगलों पर बराबर फोर्स लगाएं तो किस एंगल पर ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर हम क्षेत्र से 45 डिग्री का, माफ़ कीजिएगा, 45 डिग्री का कोण पर फेंकें, अगर गेंद को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें तो काफ़ी अधिक दूरी तक गेंद जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इस पर बॉल पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ और इसे एक बार 45 डिग्री के एंगल से फेंको और एक बार इसे 60 डिग्री के एंगल से फेंको, तो जब 45 डिग्री के एंगल से फेंकी जाएगी तो बॉल ज़्यादा दूरी कवर करेगी, यानी ज़्यादा दूर तक जाएगी, और 60 डिग्री के एंगल से फेंकने पर कम दूरी तक जाएगी। तो 45 डिग्री के एंगल से फेंकनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज़, कोई भी चीज़, बॉल ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर हम 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतने ही फोर्स पर। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रवर्तक है, यानी कि जो बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है वो ऊर्जा के सिद्धांत यानी ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि न तो ऊर्जा डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, न क्रिएट करी जा सकती है, सिर्फ कन्वर्ट करी जा सकती है। एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रम में एक समान होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेम्परेचर को नापने की कई इकाइयाँ होती हैं, उनमें से दो हैं, एक डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं जिसे, और एक होती है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हम टेम्परेचर को दोनों डिग्रीज में नाप सकते हैं। आप ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है हमारे देश में, लेकिन कई कई जगहों पर फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। तो अगर ऐसी कौन सा टेम्परेचर होगा जिसे हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर आएगा, तो वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। यानी -40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल पर जो मापने के स्केल होते हैं उन पर बराबर आएगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल के आयतन में क्या चेंज आएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पहले कम उसके बाद, यानी कि जो जल का वॉल्यूम है वो पहले तो कम होगा उसके बाद बढ़ने लग जाएगा। तो जल जो होता है वो थोड़ा सा विचित्र प्रतिक्रिया देता है, बाकी सारे तो बाकी सारे जो लिक्विड्स हैं उनका तो जो है आयतन वो बढ़ेगा ही, 0 से 10 डिग्री तक ले जाएंगे तो यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जल का पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, 4 डिग्री के बाद बढ़ने लगता है। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था पीछे कि सबसे ज़्यादा आयतन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा आयतन होता है उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है। यानी कि गर्मी के दिनों में अगर आप पानी को किसी बाल्टी में रख दें, प्लास्टिक की बाल्टी या
स्टील की बाल्टी में रख दें और आप उसे मिट्टी के किसी बर्तन में रख दें, तो दोनों में से देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा मिलेगा हमको। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। इसका कारण होता है इवेपोरेशन के कारण जो पानी इवेपोरेट होता है वो सारी गर्मी को सोख लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, जो बचा हुआ पानी वो ठंडा हो जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है? यानी कि प्रेशर कुकर में आप भोजन पकाएं और किसी खुले बर्तन में भोजन पकाएं तो दोनों में से किस में जल्दी पकेगा? तो आपको पता ही होगा कि प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाएगा, लेकिन इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जल का कथांकन बढ़ता है, यानी कि जल का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। इसका कारण ये होता है, इसलिए कहा जाता है कि बर्तन को ढककर रखें भोजन बनाते समय। इससे जो एलपीजी की खपत है वो भी कम आती है, यानी कि एलपीजी कम यूज़ होगा अगर आप बर्तन ढककर आप भोजन बनाएंगे तो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करेंगे या करते हैं? अभी ठंडों का मौसम खत्म ही हुआ है, तो शीत ऋतु के दिनों में हम कैसा मौसम होने पर, यानी कि मौसम शीत ऋतु में कैसा हो तब हमें ज़्यादा ठंड महसूस होगी? तो मौसम अगर साफ़ है तो हमें ज़्यादा ठंड होगी। फ्रेंड्स काफ़ी आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि अगर मौसम साफ़ है तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आवृत्ति पर। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है, जो आवाज़ की गति होती है, वो सबसे ज़्यादा तेज किस द्रव्य में होगी, यानी किस मैटर में होगी? तो वो होती है स्टील में, यानी कि लोहे में, माफ़ कीजिएगा स्टील में, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा गति होती है। द्रव्य मतलब ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड में होती है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है? यानी कि ध्वनि तरंगों को पहचानने के लिए जो उपकरण यूज होता है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं आप। तो ध्वनि तरंगों को पहचानने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वो होता है सोनार। आपने काफ़ी बार देखा होगा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? यानी किस घटना से हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है? तो फ्रेंड्स ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की जो घटना है उससे हमें पता चलता है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? यानी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये हमें किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मैक्सवेल ने, यानी कि जो मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, क्रिकेट वाला नहीं, ये अलग है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है ये, मैक्सवेल ने हमें बताया था। मैक्सवेल ने 4 नियम दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो उन्होंने ही हमें बताया था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वैसे तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वो वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश को हमारे पास पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर आप सभी को लगभग पता ही होगा। फ्रेंड्स इसमें कंट्राडिक्शन होता है, यानी कि कोई कोई कहता है कि 8 मिनट 22 सेकंड, कोई कहता है 8 मिनट 20 सेकंड में। तो जो मोस्ट सबसे ज़्यादा माना गया वो जो आंसर है वो 8 मिनट 22 सेकंड ही है, तो इसलिए मैंने यही लिया है। तो आप कोई भी याद कर सकते हैं जो ऑप्शन में आपको मिले, अगर दोनों मिलते हैं तो आप 8 मिनट 22 सेकंड लगा के आइएगा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? यानी इंद्रधनुष आपने देखा होगा बारिश के समय में इंद्रधनुष बन जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अपवर्तन और परावर्तन। इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसका कारण होते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिराज बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? यानी कि जो रेगिस्तान होता है उसमें हमें मृग तृष्णा जिसे बोलते हैं, यानी कि पानी होता नहीं है लेकिन हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसे बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मिराज बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मिरर का प्रयोग किया जाता है, शीशे का प्रयोग, लेकिन किस मिरर का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, यानी कॉन्वेक्स लेंस का, यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, डियोप्टर किसकी इकाई है? डियोप्टर किस की इकाई है? तो इसका सही आंसर है लेंस की क्षमता की, यानी कि पावर ऑफ लेंस। अगर हमें लेंस की क्षमता या पावर नापनी है तो उसके लिए हम डायोप्टर की इकाई का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, उस
दृष्टिकोण को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अविंदुकता। अविंदुकता काफी अजीब सा आंसर है, अविंदुकता, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लगभग वही एक ही आंसर होता है इसका, काला ही दिखाई देगा। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं कि अंतरिक्ष में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट है तो उसे अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, हमें भी काला दिखाई देता है तो उसे भी काला ही दिखाई देगा। वैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक मीन्स कंडक्टर, जिसमें कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से बिजली या विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसे चालक बोलते हैं। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से तार या फिर वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है वो गर्म हो जाते हैं, वो किससे स्वतंत्र होता है? यानी कि अगर हम ऐसा क्या करें जिससे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम दाब, यानी अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर दें या प्रेशर कम कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट जिस स्पीड से, यानी कि करंट जितना रेजिस्टेंस दे रहा था उतना ही देगा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यूरी और मैडम क्यूरी, जिनके जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये रखा गया है क्यूरी इकाई, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे, एक केमिस्ट्री से नोबेल प्राइज़ मिला था और एक फिजिक्स से नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने जो क्यूरी की इकाई है वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए हम क्यूरी यूज़ करते हैं। जैसे कि फोर्स को नापने के लिए न्यूटन यूज़ करते हैं, ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए क्यूरी का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? यानी कि सौर ऊर्जा को अगर हमें बिजली में, जैसे कि जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है? यानी कि सोलर पैनल में जो यूज़ होता है वो होता क्या है? वो होता है प्रकाश वोल्टीय सेल, यानी कि लाइट, यानी कि लाइट वोल्टिक सेल होती है उसमें। इस वजह से जो सूर्य की ऊर्जा है उसे हम बिजली में कन्वर्ट कर पाते हैं। फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किसी सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? यानी सुपर कंडक्टर जो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं देता। अभी हमने देखा था कि जो प्रतिरोध होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनमें तो दाब होता ही, मतलब जो प्रतिरोध है वो होता ही नहीं है, ज़ीरो होता है। तो इसमें जो कंडक्टर की चालकता होती है यानी कंडक्टिविटी होती है, यानी कि जिससे हम वो मापते हैं कि करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो कितनी होती है सुपर कंडक्टर में, वो होती है असीमित, यानी कि इनफाइनाइट होती है। इसकी कोई सीमा नहीं रह जाती सुपर कंडक्टर में, यानी कि ये कोई प्रतिरोध देते ही नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रतिरोध होता है। तो कंडक्टर की जो चालकता होती है वो इन्फिनिट हो जाती है। फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ मिल जाएंगी। लूसेंट जीके की सीरीज़ भी चल रही है और यूपी SSC पैट का जो एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। प्लस इस तरह के वीडियोज़ भी हम लाते रहते हैं आपके लिए, जिससे आपका रिवीजन पूरा होता रहे और आपका एग्जाम में एक भी नंबर न कटे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।